हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। बिकॉज सी आई नेवर बिन सीन द शो, फॉरगेट अबाउट डूइंग दिस शो। मैं तो बिकॉज वो शो उसके बाद मकान सिस्टम या बुलशिट सिस्टम कि ये चार लोग के साथ तुमको एक रूम में रखो जिनके साथ बनती भी नहीं है मेरी। जब माधुरी दीक्षित इज प्रेजिंग माय डांस परफॉर्मेंस, सो इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। सम कंटेस्टेंट, मुझे याद है एक कंटेस्टेंट बोल रहे थे लॉयर है, देखो डांस करिए। अरे लॉयर है, सो माय लाइफ इज नॉट जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, लॉयर की लाइफ। तो अभी ये भी मैं पढ़ रहा था, बताना सही है नहीं कि सलमान सर भी आपके क्लाइंट हैं ना, तो सुनते रहूं। अच्छा ठीक है। वो आप फिल्मों में जो देख के पले बड़े हो कि हाँ अरे सन्नी पाजी वाला तारीख पे तारीख मेरी अदालत 10 बजे के बाद, दया की अदालत रात में 10 बजे के बाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मेरे देखे होंगे, काफ़ी सारे गेस्ट से आप मिले होंगे, लेकिन आज मैं और आप पहली बार मिलने जा रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट से, जो कि पेशे से तो एक यंग क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन इन्होंने खुद एक क्राइम किया है। वो ये क्राइम है कि इन्होंने करोड़ों इंडियंस का जो दिल है वो चुराया है, उसमें अपनी एक जगह बनाई है। और आज इनको इनकी रियल लाइफ में तो लोग पसंद करते हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी अब लोग इनको पसंद करते हैं। बात कर रहा हूँ ब्यूटी विद ब्रेन, वन एंड ओनली सना। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। हाय। सबसे पहले जैसे मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन, तो मैं शुरू करना चाहूँगा पहले आपके सफ़रनामे से, क्योंकि आप बचपन से स्कूलिंग से आप एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हो और आपका पढ़ाई लिखाई में हमेशा आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो। तो वहाँ से आपका एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना, वो पूरा सफ़रनामा, आपके पेरेंट्स भी आप पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे, काफ़ी सपोर्टिव थे शुरू से। तो अब आप इतने बड़े बड़े केसेस लड़ते हो, आज एक रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो, अब हर चीज़ें आप कर रहे हो, अब बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी आप बन गए हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वो सफ़रनामा जो था, वो जो आपकी जर्नी रही है करियर की पूरी, ओवर थ्रू ब्रेक थ्रू, तो उसको किस तरह देखते हैं? हाउ डू यू सी दैट फेज पूरा? बहुत ही डिवाइन तरह का जर्नी है, बिकॉज कभी भी कुछ कभी बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल ऑनेस्टली। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रियलिटी शो, दैट आल्सो हैपेंड जस्ट अनएक्सपेक्टेडली। बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं अगर आप बचपन से, जैसे आपने कहा, मैं आई वाज ऑलवेज एक्सेप्शनली गुड एट माय एकेडमिक्स एंड एट माय स्टडीज़। मैं हमेशा से बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी, बट एट एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्सो वाज ऑलवेज गुड। मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, एंड देन यू नो मैं प्ले में भी पार्टिसिपेट करती थी। इनफैक्ट कॉलेज में, तो कॉलेज में गई तो आई पार्टिसिपेटेड इन अ फैशन शो ऑल्सो, तो वहाँ पे मैं कॉलेज क्वीन बन गई थी। तो वहाँ पे भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स आने लग गए थे, यू नो, दैट टू परस्यू मॉडलिंग एंड ऑल, व्हिच आई रिफ्यूज फ्लैटली। आई डिडंट इवन परस्यू इन दैट अरीना because I was always clear that I wanted to become a lawyer. I wanted to pursue this as a career. I have grown up seeing my father, who's a successful criminal lawyer. I have grown up, you know, getting influenced by his personality, and that वो power जो होता है lawyer का power और the stature, that is something else, you know. When you see a lawyer and that उनका जो work style, तो मैं अपने फादर से ही बहुत इम्प्रेस्ड होती थी उनके काम के तरीके को देखकर। एंड देन ही इज़ ऑल्सो डेल्ट विद सो मेनी डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन हिज ओन लाइफ। सो वो सब देख के, एंड ही यूज्ड टू नेवर गेट स्केयर्ड और डिटर्ड, तो वो सब एटीट्यूड मेरे में भी इम्बाइब हुआ कहीं ना कहीं, चैलेंजेस, ये सब चीज़ों का। तो फिर ऐसे मेरी करियर की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैंने लॉ शुरू किया, 5 साल मैंने लॉ की पढ़ाई करी, जिसमें हार्ड वर्क बहुत किया, और फिर उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स किया, और उसके बाद फिर मैंने आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, व्हेन आई डिड इंटर्नशिप फॉर अबाउट हार्डली 5-6 months अंडर समबडी, बट व्हेन आई मेड इट वेरी क्लियर दैट आई डोंट वांट एनी सैलरी। आई टोल्ड मैंने अपने वो जो सीनियर थे, मैंने उनसे कहा था मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट बी अ सैलरीड पर्सन। मैं आई मीन आई वाज देयर टू लर्न, एंड देन आई सेड कि मुझे मेरा खुद का पे चेक या मेरा खुद का फर्स्ट पे चेक आई वुड वांट ऑन माय ओन मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन विक्ट्री इन माय फर्स्ट केस। दैट्स हाउ आई एक्चुअली वांटेड टू स्टार्ट माय जर्नी, एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। जब मैंने विद इन 5 or 6 months आई स्टार्टेड माई ओन इंडिविजुअल प्रैक्टिस, बिकॉज मुझे बहुत लंबा किसी के साथ जुड़े नहीं रहना था। मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं उड़ना चाहती थी खुद से। आई वांटेड टू डिस्कवर माई ओन जर्नी, कि मैं गिरूंगी भी तो इट्स ओके, गिरूंगी उठूंगी, बट somehow I'll figure it out on my own. That's how I was always. So I never sought any help from my father also. I just, you know, started out on my own. I decided to pursue my career in my you know, that thing was the most challenging part of my life, that, you know, in the beginning, that phase where you actually learn, मतलब जहाँ लोग काफ़ी टाइम तक, in my, especially in this profession, 5-6 साल तो लोग किसी के अंडर काम करते हैं. So when I started out on my own, so I used to, you know, people used to tell me, and there were opinions that why you even doing pursuing criminal law as a career, because of course, you know, it's not for girls, you know, and this is not, I mean, you will not be taken seriously, they might just take you frivolously. So I said no, I've been raised by my parents in such a way that I was never differentiated. मेरे भाई और मुझ में कभी कोई मेरे पेरेंट्स ने कुछ कभी डिफरेंशिएट नहीं किया. आई हैव बीन ब्रॉट अप विद दैट मेंटालिटी दैट गर्ल्स आर आल्सो इक्वली
इनफैक्ट गर्ल्स आर अकॉर्डिंग टू मी इनफैक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस गर्ल्स आर बेटर एट हैंडलिंग सिचुएशंस. वो एम्पथी, वो जो केस समझने की, एंड यू नो ऑफ कोर्स दैट मेटिकुलस रिसर्च स्टडी और ये सब जो होता है चैलेंजेस टेक ऑन करना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर, आई मीन ऑब्वियसली, बट ये चैलेंजेस को फेस करना और वो नो क्रिमिनल्स का डील करना, वो चीज़ों का वो चीज़ों के लिए लोग पीपल वर एप्रीहेंसिव, बट आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट आई हैव दैट एटीट्यूड एंड आई एम केपेबल इनफ टू हैंडल इट. So it has nothing to do with gender. If ultimately I always believe that life is just 10%, I mean 10% is what happens to you. Life is 90% how you react to it. You know, your attitude ultimately, and the way you handle things is how. See, challenges, adversities, you're always subjected to hardship, and there are a lot of challenges, not just in this profession. No matter where you, what field, whatever field you or walk of life you choose, there will be challenges. But ultimately, your capability to handle things and the way you deal with things is ultimately where you actually, you know, you embrace these challenges or situation, and you come out victorious. बिल्कुल. और you say no, the diamond is built under pressure. That's how you pressure, and then आप diamond की तरह उभरते भी हो. बिल्कुल. और आप भी उभरे हैं जो थ्रू आउट आपकी जर्नी आप रही. अभी आप जब बता रहे थे कि द इंटर्नशिप फेज़ और अब आप खुद की फर्म खोलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा. मैं SRK उसका नाम है, पहले तो मेरे को SRK की SRK भी आपके क्लाइंट तो नहीं बन गए, लेकिन हाँ SRK इज़ आपका नया फर्म का जो नाम है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप पहले भी उनसे एसोसिएट रहे हैं, उस केस में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है. तो मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि इस जो आपका नया फर्म खुल रहा है कब खुलेगा, इसका थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. तो मैं आई हैव बॉट एन ऑफिस जहाँ पे इंटीरियर का काम चल रहा है, वहाँ पे सब काम चल रहा है, और अभी यू नो वहाँ पे एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ. मेरा आई एम वर्किंग ऑन माय वेबसाइट आल्सो. तो द ब्यूटी अबाउट दिस फर्म इज दैट इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिमिनल लॉ, बिकॉज हाउ आई एम फेमस एंड वेल नोन एज अ क्रिमिनल लॉयर बिकॉज ऑफ द सेंसेशनलाइज्ड केसेस दैट आई हैव डन, एंड दैट हैज caught media attention on a larger scale. But it's not just that I'm not only a criminal lawyer. Of course, I deal with different branches of law, and I have my expertise in different branches of law also. I handle civil also, I handle property cases also, I handle you know, the contracts, trading, trademark, NCLT, arbitration. So this is what the beauty of my firm. It's like a boutique legal firm, all under one roof. It will deal with several branches of law, different branches, सब will be covered under the same roof. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल है, आई एम डाइवर्सिफाइंग, वो सारे ब्रांचेस ऑफ लॉ है, तो जो है जैसा है सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा. मतलब सर्वगुण संपन्न. हाँ करेक्ट. तो क्लाइंटेल हाँ उस हिसाब से डाइवर्सिफाइड है. तो अभी दैट आई मीन अ लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग इनटू इट राइट नाउ. तो वो सब चल रहा है, एंड बाय जुलाई होपफुली आई लॉन्च द फर्म. तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. अब मैं आना चाहूँगा एक आपके बिग बॉस की जर्नी पे. पहले तो ये अप्रोच कि कैसे अप्रोच उन्होंने आपको किया और आपने हाँ कैसे की, वो भी एक सरप्राइजिंग रहा होगा आपके जो भी चाहने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट है बिग बॉस की जर्नी से. और ये पूछना चाहूँगा क्या क्या बिग बॉस से लर्निंग्स आपको मिली हैं, क्या क्या आपने अंदर घर के अंदर जाके सीखा, किस तरह का पूरा अंदर का घर था आपके लिए, नया एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली, लाइफ में एक नया पहला रियलिटी शो आप कर रहे थे. हाँ बिकॉज सी आई नेवर बीन सीन द शो, फॉरगेट अबाउट डूइंग दिस शो. मैं तो बिकॉज वो शो की ऑडियंस बहुत अलग है, एंड मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अलग हूँ. एंड यू आर आल्सो फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड एंड ऑल. एब्सोल्युटली. तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल साइड मेरा ज़्यादा, मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखती हूँ, कंज्यूम करती हूँ जो मेरे फील्ड से रिलेटेड हो या कुछ नॉलेज से रिलेटेड हो, वे यू ग्रो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. सो आप कुछ ग्रो करो, सीखो. तो ये तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट शो. यहाँ का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जाओ लड़ाई झगड़ा करो, एक दूसरे को नीचे गिराओ, ये करो और ऐसे करके आगे बढ़ो. तो ऑब्वियसली दैट शो इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी. मतलब बट येस आई एम द काइंड हु इज द जो अगर कोई मुझसे मेस करने की कोशिश करता है तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ. मैं भिड़ती हूँ. हाँ मैं भिड़ जाती हूँ. अगर मुझे, मैं कैसी हूँ, मैं सामने से कभी किसी को ना कुछ बोलूँगी ना छेड़ूंगी. मैं कोई मुझे छेड़ना है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ. एंड देन आई इंश्योर कि वो इंसान को मैं ऑन द स्पॉट मैं इतना सुना दूंगी ना कि दैट पर्सन विल जस्ट शट अप. That's how I am. Of course, I mean, as a lawyer also मेरे में एक गुण तो है ही कि मतलब बोलने में तो माहिर था होगी. तो वो तो, and I was already famous as a lawyer. I was, मतलब मैं हमेशा से मेरी खुद के रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी माशाल्लाह से नहीं रही है, बट मेरे केसेस में बहुत कंट्रोवर्शियल केसेस तो हैंडल करती थी. somehow I was offered the show, and then I was, of course, initially I was a bit apprehensive. I said no also because मेरे केसेस बाहर इतने, it clashed, मतलब मेरे डेट्स भी. बट फिर मैंने सोचा आई वॉज नॉट गोइंग इनटू द शो विद द इंटेंशन टू विन. तो मुझे पता था 15 हफ्ता तो मुझे रहना नहीं है. मुझे तो बस मैंने सोचा कि एटलीस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस आई कैन गो, आई कैन जस्ट सी व्हाट हैपेंस इनसाइड, बिकॉज मैंने सुना बहुत है शो के बारे में बचपन से.
तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट गो एंड सी एंड देन यू नो जस्ट टेक द एक्सपीरियंस विद इन अ वीक और टू आई जस्ट कम बैक टू माई प्रैक्टिस एंड देन दैट्स हाउ एंड मैंने अपना अरेंजमेंट भी करके गई थी अपनी फर्म का सब कुछ बट द मोमेंट आई स्टेप्ड इन एंड देन फिर ऑब्वियसली मैं काफ़ी लंबा टिक गई और मैं बहुत लंबा रह गई एंड एवरी वीक व्हेन आई वाज गेटिंग सेव तो मैं मेरे माइंड में एक्चुअली केसेस का थोड़ा स्ट्रेस रहता था कि बाहर क्या हो रहा है ये वो बिकॉज यू आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड यू आर नॉट अवेयर एंड देन यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नथिंग इन अमंग्स अ बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स और फिर ऐसा भी नहीं है वहाँ पे हमारे ये पर्टिकुलरली दिस सीजन वाज सच कि वहाँ पे तो खाने पीने में हम लोग के रोक टोक था दिन में एक बार खाना खाओ उसके बाद मकान सिस्टम या बुलशिट सिस्टम कि ये 4 लोग के साथ तुमको एक रूम में रखो जिनके साथ बनती भी नहीं है मेरी ज़बरदस्ती उनके साथ एक ही जगह पे रहो ऐसा नहीं कि यू नो यू कैन जस्ट मतलब लाइक इट वाज नॉट लाइक प्रीवियस सीजन्स एंड देन देयर वर कपल्स आल्सो सडनली लाइक मी हु इज नॉट इवन फ्रॉम द इंडस्ट्री I'm not even from the industry. I'm going inside the house without any support, alone, in like an individual. And there, people who are from the industry, they are coming with their support system, emotional support है, सब support है घर में. उसके साथ imagine with that also surviving. हाँ, and they have vote bank, they have followers, but still surviving for that long. Me, that too, I was not even part of any group. लोग चाहते थे कि मैं ये group में आ जाऊँ, वो group में आ जाऊँ, क्योंकि मैं strong हूँ as a personality. सबको पता था. One versus all. You were like one versus all type. Exactly. क्योंकि मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो सोचते थे कि बोलने में भी मतलब मैं हर टास्क में यूज्ड टू एक्सेल कभी कुछ बोलने का हो गया कि इसको मतलब कभी ट्रोलिंग टास्क था कभी कुछ था मेरे वन लाइनर्स के लिए मैं बहुत फेमस थी और उस शो में कि बहुत बोलने आती है तो बहुत बोलती है फिर तो सामने वाले को चुप करा देती है और फिर बाकी डांस हो गया या कभी कुछ कुछ प्ले हो गया तो सब में ही मैं एक्सेल करती थी तो दे समहाउ रियलाइज दैट शी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप सो पीपल यूज्ड टू बी लाइक यू नो मैनिपुलेट ट्राई टू कि आ जाओ हमारे ग्रुप में रहो हमारे साथ रहोगे आगे जाओगे मैं बोलती भाड़ में जाओ मेरे को आगे जाना ही नहीं है मुझे कौन सा ये शो से अपना करियर बनाना आगे या मुझे कोई आगे मुझे था कि भाई मैं जो भी हूँ मैं 1 हफ्ता रहूँ 2 हफ्ता रहूँ या 10 हफ्ता रहूँ मैं अपना बिंदास जैसा रहूंगी जितना टाइम मैं अपना अकेले भिड़ूंगी अगर आओगे मेरे साथ मैं भिड़ूंगी बाकी मेरे को लंबा नहीं रहना बाहर बहुत काम है मेरे पास मेरे को बाहर बहुत कुछ देखना है ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आ गई हूँ बाहर बहुत कुछ देखने को है तो इसलिए मैं जितना थी मैं बिंदास थी बहुत रियल पर्सनालिटी थी एवरीबडी नोज मैं कभी आई नेवर फेक्ड एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ कैमरा और एनीथिंग एंड फेम तो आई वाज ऑलरेडी फेमस मुझे फेम के लिए भूख के ऐसा कुछ नहीं थी बट या ये है कि पैन इंडिया फेम इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फेम ऑब्वियसली उसके बाद घर घर में ये हो गया कि मेरे काम को रिकग्निशन मिली एंड माशाल्लाह आई एम वेरी प्राउड दैट आई वेंट इनसाइड द शो एज अ लॉयर ना ऐसा कुछ कि हाँ ये किया वो किया और फिर उसको रिकग्निशन मिला एज अ हाई प्रोफाइल लॉयर मुझे एक रिकग्निशन मिल गई मेरे काम को सराहा गया और अंदर मेरे टैलेंट्स धीरे धीरे उभरे तो वो भी अच्छा लगा बिल्कुल जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा था मल्टी टैलेंटेड तो माधुरी जी सलमान सर करण जौहर सर तो इन तीनों ने आपकी तारीफ़ की शो के अंदर जो हम देख भी रहे थे मतलब वाइल ब्रॉडकास्टिंग करण जौहर सर ने कहा कि जो डांस का और एक्टिंग का स्किल है कहाँ छुपा के रखा था और वो नेशनल टेलीविजन पे ही सेइंग दैट थिंग तो उस समय मतलब हमने भी देखा वो टैलेंट आपको और सलमान सर ने भी आपकी तारीफ़ की और माधुरी जी वो तो खुद इतनी बड़ी अदाकारा हैं इतनी बड़ी डांसर हैं तो जब ऐसे उनसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे तो सना कैसा अंदर से कैसे फील कर रहे थे Of course, it's an incredible feeling that, especially if a dancing queen like Madhuri Dixit is praising my dance performance, so it's always a good feeling. And I've always been a good dancer. As a hobby, it's good, but I never wanted to display it on the show with any intention because honestly, I'm so occupied with a lot of other things in my life that I never had any agenda that okay, I'll go and flaunt my dancing skills. But then, of course, with passage of time, even Big Boss also is watching you 24/7. और आप कितना ही छुपाओगे तो एक दिन हो गया 2 दिन हो गया मैं आखिर में घर में अपने रूम में कभी कुछ करती थी डांस तो बिग बॉस आल्सो कीप्स अ वॉच ओके शी इज अ गुड डांसर तो बिग बॉस ने भी मुझे ही ब्रिंग्स मी अंडर द स्पॉट एंड अंडर द स्कैनर कि अब चलो ये डांसिंग परफॉर्मेंस एंड आई विल पुट सना हियर तो फिर यू नो ही आल्सो स्टार्टेड गिविंग मी परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क ये वो तो जहाँ पे ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज आउट देयर फॉर पीपल टू सी एंड देन दे समहाउ they came to know okay that she's such a good dancer also as a lawyer you know and then there were questions in the show also some contestant मुझे याद है एक contestant बोल रहे थे lawyer है देखो dance करिए अरे lawyer है so my life is not just black and white lawyer की life lawyer is a lawyer has a personal life also a lawyer can be versatile also a lawyer can be pretty a lawyer can be a dancer a lawyer can sing well like I even sing well I have so many talents so a lawyer can be versatile also it doesn't necessarily have to be a bookworm या ऐसा कुछ अगर मैं अपने काम में अच्छी हूँ अपने काम में एक्सेल करती हूँ मैं एकेडमिक्स में अच्छी हूँ अगर मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ तो हूँ so it doesn't necessarily have to be a thing that oh she's a lawyer why is she dancing तो वैसे मेंटालिटी वाले लोग ने भी कुछ कमेंट्स किए थे but I don't get bothered नहीं वो तो एक लाइन भी है ना कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं हाँ absolutely तो बिल्कुल और शो तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है वहाँ पे कंटेस्टेंट्स तो एक दूसरे को गिराएंगे ही अल्टीमेटली इट ऑलवेज सी डिपेंड्स अपॉन I mean ultimately the real outcome is what the host of the show has to say
Salman sir told me well played. That's what actually ultimately that's what matters. If he says you have played well means you have done well. He never yelled at me क्योंकि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी. He never said anything against me. उन्होंने हमेशा मुझे हमेशा अच्छा ही बोला, हमेशा कहा that you dignified. After the show also when we had a conversation and all, so he spoke about his own life experience in the jail, जो उनका था, फिर about and then he also acknowledges, he knows about my work also, कि मैंने भी जो मेरे accomplishments रहे हैं मेरे करियर में उनको उनके बारे में भी वो जानते हैं. So he also appreciates that me also at a young age I'm doing well in my career, legal career. So and in fact on record also he's gone on record and he said that Sana my lawyer is my, because he knows about my capabilities, which is a very good thing to appreciate and I feel really good about that. तो अभी ये भी मैं पढ़ रहा था, बताना सही है नहीं कि सलमान सर भी आपके क्लाइंट हैं? हाँ, अब नहीं, वो अभी तो फिलहाल तो उनका कोई ऐसा कोई केस भी नहीं वैसे है. मतलब एक नहीं अभी तो वो उनका केस कोई है ही नहीं ना अभी फिलहाल. अभी बस वो वैसे नहीं, बट ही हैज स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड दैट सना इज माय लॉयर. बिल्कुल. तो जिस तरह अब बिग बॉस की जर्नी जैसे खत्म हुआ, बाहर निकले, ऑब्वियसली ऑफर्स तो बहुत सारे आए होंगे आपको, मूवीज़ के, सॉन्ग्स के, वेब सीरीज़ के, OTT. तो आपने मोस्टली मैंने सुना है कि रिजेक्ट किए हैं. तो वो क्यों, मतलब क्योंकि जब आपको पैन इंडिया फेम मिलता है तो आप तो चाहते हो कि मतलब मैं और एक्सप्लोर करूँ चीज़ें. और सी ऐसा नहीं, मैंने ना आई हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर माय डिग्री एंड फॉर माय लीगल करियर आल्सो, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग ऑनेस्टली. ये आसान नहीं है. सी इट डिडंट हैपन टू मी, लाइक आई डिडंट डू अ मूवी एंड आई बिकेम एन ओवरनाइट स्टार. ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, मेरे प्रोफेशन में. मैंने आई हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस. मतलब इट एक्चुअली धीरे धीरे एज फ्रॉम स्टूडेंट 5 years ऑफ लॉ स्टडी, उसके बाद मास्टर, उसके बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में भी धीरे धीरे आगे बढ़ना, खुद से अपनी पहचान बनाना, रिकग्निशन लेना, एंड देन यू नो एक हाई प्रोफाइल लॉयर बनना. और उसके बाद सडनली अगर आपको पैन इंडिया एंटरटेनमेंट फेम मिले और इफ यू जस्ट गेट कैरिड अवे, सब छोड़ छाड़ के लीगल प्रोफेशन को, हे बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग, नाउ आई विल बिकम एन एक्ट्रेस, ऐसा नहीं है मेरी मेंटालिटी. इनफैक्ट आई वांट टू सेट अ प्रेसिडेंट दैट यू नो इफ आई वांट टू ओवर एम्फसाइज the fact that you know if that education is also equally important, that if your degree is important. अगर आप educated हो, honestly if you are educated, you know your personality, the way you behave, the way you speak and the way you think, everything is different honestly. and अगर आपने इतना if you worked hard for it, अगर आपको, मुझे मिला भी, मेरा अगर मुझे एक पैन इंडिया फेम भी मिला है तो मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से मिला है. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कि मैं मतलब प्रोफेशन की वजह से ही आप वहाँ तक पहुँचे. या प्रोफेशन के वजह से बाहर आके प्रोफेशन को अचानक से छोड़ देना. और जब मैं लोग, स्पेशली जब लोग, मेरे उम्मीद पर लोगों की, कितने लोगों की लाइफ टिकी हुई है, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल. मैं कोई ऐसे कोई सेल्स जॉब ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, या मैं कोई ऐसे सीरियल में एक्टिंग नहीं कर रही थी कि मैं अचानक से जाऊँ और मैंने सोचा अच्छा चलो अभी एक्सप्लोर करती हूँ यार, सीरियल कर रही थी अभी सीरियल करती हूँ, वैसा तो था नहीं. आई एम एक्चुअली इनटू अ सीरियस प्रोफेशन एंड यू नो इट्स अ फुल टाइम थिंग. एंड I'm in a profession where I have the power to actually impact somebody's life in a profound manner. And my arguments, my work decides somebody's life. Somebody's life is at stake, honestly. So it's not so easy for me, and especially it's my passion. किसी का I mean किसी का कुछ पैशन होता है, किसी का कुछ पैशन होता है. मेरी हॉबीज हो सकती है, मैं गुड डांसर, वो सब चीज़ें दिख गई, मैं रैम्प वॉक दिखा, मैं सिंगिंग अच्छा करती हूँ, बट अल्टीमेटली पैशन इज पैशन एंड आई कैन नॉट गिव अप ऑन इट. एंड यू नो इवन कोर्ट में एक अलग ही मुझे वो एक एड्रेनलिन रश जो लोगों को अलग अलग चीज़ों में मिलती है, मुझे कोर्ट में मिलती है वो रश. तो दैट आई कैन नॉट लेट गो ऑफ सो ईजिली, एंड सो ईजिली कि आई वुड नेवर एवर लेट गो ऑफ. आगे इफ आई डाइवर्सिफाई तो दूसरी फील्ड, जैसे प्रोडक्शन, आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं प्रोडक्शन में कुछ प्रोड्यूस कर सकती हूँ. पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली है ही मेरे ऑन द कार्ड्स. इन द फ्यूचर आई विल जॉइन पॉलिटिक्स, बट अभी फिलहाल तो मतलब आई वांट टू लाइक आई एम सेइंग आई एम डॉनिंग द हैट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो अभी फर्म मेरा खुद का, इट्स अ बिग टाइम थिंग, यू नो आई एम फोकसिंग माय एनर्जीज देयर पूरा वहाँ पे. बिल्कुल. अब केसेस की जर्नी पे आते हैं, जो आपके तमाम केस रहे जिसकी वजह से आप हाईलाइट में रहे हैं, खबरों में पहले से आप हैं. ये तो बाद में बिग बॉस और ये सब आई, आप तो पहले, इससे पहले ही नेशनल टेलीविजन में हमने आपके बाइट्स हैं वो देखते रहते थे. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट में जब आप अंदर जाते हैं और जैसे आप किसी ऐसे क्लाइंट का साथ दे रहे हैं जो ऑलरेडी, जिसका मीडिया में ट्रायल चल रहे हैं, जो चीज़ें हैं, तो जब आपको भी लोग उसी तरह देखते हैं, फिर आप कैसे, ये मर्डर है, आप इसका साथ क्यों दे. हाँ. तो मतलब इस तरह की ट्रोलिंग, नेगेटिविटी को आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि
कहीं ना कहीं एक दुख अंदर से कुछ होता तो है, फील तो होता है, आप कितना भी बोल लो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा तो आता है कहीं ना कहीं। See, honestly, initially ऐसा होता था, but then ultimately with passage of time you become very thick skinned, honestly. Even after Big Boss also, honestly I'll tell you, Big Boss के बाद भी suddenly it's not like that I came out and I became normal in a day. Of course उसमें भी मुझे थोड़ा time लगा कि because suddenly you know that switch and फिर बाहर आना and then you know within that वही period के time पे मेरा encounter केस जो मैंने हैंडल किया है, हरियाणा फेक एनकाउंटर केस में, सडनली मेरी वो जो क्लाइंट जिसको मैंने डिफेंड किया था, दिव्या पहूजा, शी दैट वाज आल्सो हाई मीडिया, मतलब बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल उसमें भी रहा है, तो उसको भी मैंने डिफेंड किया। उसको जब मैंने बाहर निकाला, वो केस था वे शी गॉट हर गैंगस्टर बॉयफ्रेंड किल्ड, तो शी टोल्ड मी दैट ओके आई ओ द सेकंड लाइफ टू यू, एंड देन यू नो जस्ट व्हेन आई केम आउट ऑफ द शो आई हर्ड अबाउट हर अनफॉर्चुनेट डिमाइज दैट शी इज बीन मर्डर्ड, सो दैट वाज एन एक्सट्रीमली I mean shocking thing for me to actually even absorb or even to comprehend at that point of time, because ultimately इतना सब कुछ हो रहा था and suddenly her demise, so it took me a while to actually even understand that okay, this is something that has happened, it's a part and parcel of your life, because when I was handling this case also I was subjected to threats over the call that don't handle this case, just withdraw, आप हट जाओ वरना अपनी जान गवा बैठोगे, but I never got bothered, because that would be the last thing to actually even deter me from going forth in any case, because that's how I am as a human. When I took law as when I decided to take up law as a profession, and when I decided to actually move ahead in the career, I was aware that these would be the challenges that actually I'll be facing, you know, time and again. I would never get deterred, or I will never get bogged down, especially by the threats. So definitely not, because ultimately, I always feel that जो भी है आपको बहुत strong headed रह के आगे चलना है। ट्रोल्स का तो ये है कि सी अल्टीमेटली आई ऑलवेज से you do you I mean they are not going to come and pay your bills, they can all they can do is they can just sit there like faceless people, वहाँ पे बैठ के और सिर्फ बोल सकते हैं ब्रेड बटर के लिए कुछ भी, ब्रेड बटर भी नहीं, कितने के पास तो काम धंधा ही नहीं है, इसीलिए तो उनको कोई ब्रेड बटर है ही नहीं, कोई काम धंधा है ही नहीं, इसलिए वो बैठ के ट्रोल कर सकते हैं दूसरों को। मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान एम्बिशियस है अपनी लाइफ में, अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, सो दैट पर्सन विल नेवर बॉदर अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। वो इंसान अपने गोल को देख के अपने ही गोल की तरफ बढ़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, वो बैठ के दूसरों पे कमेंट्स तो नहीं करेगा, चाहे वो मेरा ये मानना है डेफिनेटली नेगेटिव तो कभी नहीं करेगा। सो जो लूजर्स है वो बैठ के ट्रोलिंग करेंगे, और इफ़ यू कैन नेवर गेट बॉग डाउन, और यू कैन नेवर गेट demotivated by a loser's opinion. Ultimately, especially for me, I believe that you have, you know, that 5 most important. You have to analyze in your head that okay, these are the most 5 important people in my life. इनकी ओपिनियन से मुझे फ़र्क पड़ता है, अगर ये मुझे बोलेंगे कल को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो कंस्ट्रक्टिवली करेंगे जिससे मैं ग्रो होंगी लाइफ में, तो इनकी ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है। ये मेरे लिए सच में टाइम पे खड़े रहेंगे, मेरे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये ही आएंगे मेरे लिए, और मेरे अच्छे सिचुएशन में भी मैं अपनी हैप्पीनेस इनके साथ ही शेयर करूँगी। तो ये है जो मेरे लिए मैटर करते हैं, बीट 5 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। इसके अलावा बाकी दुनिया क्या बोल रही है या क्या सोच रही है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू कम टू पे योर बिल्स, दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू कम and be there for you in your difficult times. Ultimately, so why would you even be bothered about what they think and what they do? वो लोग कहीं कोई बैठ के कुछ सोच रहा है तुम्हारे बारे में, उससे मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अल्टीमेटली मुझे मेरी लाइफ की सिचुएशंस खुद ही हैंडल करना है, मुझे खुद ही अपनी सब प्रॉब्लम से डील करना है, या मुझे खुद ही अपनी challenges को जो मैं encounter कर रही हूँ, I have to embrace these challenges as challenges and I have to come out victorious, and that nobody is actually going to come there to support me if these, especially these trollers, ये लोग तो आने वाले हैं नहीं हमें मतलब कभी जिंदगी में, तो हम लोगों को इनके ओपिनियन से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। भाड़ में ज़्यादा सोचना है सोचो, अल्टीमेटली अपनी लाइफ में जैसे आगे बढ़ना है तुमको बढ़ते जाओ, और ऐसे ही दिस इज व्हाट माय अप्रोच इज, लाइक अ बुद्धिस्ट अप्रोच एक्चुअली। नहीं बिल्कुल, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप बिजनेस तो अभी कर ही रहे हो, तो मेरा एक आपको सुझाव है कि आप ना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, और मोटिवेशनल, मैं सच में मतलब जो मैं मेरा मन कर रहा है सुनते रहो जो आप बोल रहे हो, तो मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आप सेशन देना शुरू कर दो साथ साथ। हाँ अभी करती हूँ मैं, बस इन चीज़ों से बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, ये सब चीज़ें नहीं सच में मतलब मज़ा आ रहा है बात करने में, मतलब ऐसे लगा खत्म ही ना हो तो सुनते रहो। अच्छा ठीक है
मतलब एक मजा आ रहा है मतलब रियली। और क्योंकि हमारा प्रोफेशनल जर्नलिज्म में भी जो आप थ्रेट वाली बात कर रहे हो तो ये हमारा कॉमन है, इसमें भी आप आता आपको पता है। हाँ, क्योंकि अगर कोई क्राइम बीट कवर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको आता है थ्रेट की ये वाली न्यूज़ हटा दो या ये कर दो। तो ये आप प्रैक्टिकल बात सही कह रहे हो। तो अभी एक और केस आप कर रहे हैं, पुणे बीहेडिंग केस, तो उसको लेके मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को। वो अभी रिसेंट केस मैंने हैंडल किया। वो केस तो ऐसा है कि मतलब जब मेरे पास अभी आया तो ही वाज ऑलरेडी कन्विक्टेड, उन्हें सजा लग चुकी है, लाइफ सेंटेंस उनका ट्रायल कोर्ट में उन्हें सजा लग चुकी है। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने किसी का सर काट दिया। तो जब ये केस मेरे पास आया तो ऑब्वियसली आई वाज थिंकिंग कि ये केस में लूँ या नहीं। तो आई टोल्ड हिम दैट लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द केस चार्जशीट एंड व्हेन आई वेंट थ्रू द केस तो अगेन मैंने उसमें फोरेंसिक डाइसेक्ट किया, मैंने बहुत सारे एविडेंस निकाले और फिर मैंने जब प्रिपेयर किया अपने हिसाब से अपनी पूरी मेडिकल स्टडी के बेसिस पे काम, और फिर उसके बाद आई पुट फॉर्थ सर्टेन पॉइंट्स इन माय आर्गुमेंट दैट यू नो जो द वेपन विच वाज फाउंड एक्चुअली आफ्टर अबाउट 4 days, that some sattur which he allegedly used, that is found after 4 days in a water up to knee level, and after 4 days that weapon is still blood stained. How is that even possible? It's still blood stained if you find it in water after 4 days, and then uske baad that blood also does not match with that of the deceased. So then that argument, and again apart from that also how I pointed out that postmortem report also showed that injuries were fresh and 4 days pehle ki jabki kaha ja raha hai that he was murdered. So a lot of points I pointed out and ultimately उनका sentence was suspended. तो and then वो रिहा हुए जबकि उन्हें conviction लगा था। तो you know ऐसी सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लूप होल कहीं रह जाते हैं, कहीं चूक जाते हैं, तो उस वजह से किसी की लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। वो इंसान इतने टाइम से अंदर था और उस पर उसे सज़ा भी दे दी गई थी कि लाइफ की, कि तुम मर्डरर हो, तुमने किसी का सर काटा है। तो ऐसे केसेस जब मेरे पास आते हैं ऑनेस्टली, तो जब मैं भी सुनती हूँ, इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में। आपने देखा बिग बॉस शो में भी मैं कभी शो में रोई नहीं, दूसरे रोते थे। दूसरे आके फर्स्ट वीक में सब शुरू हो गए थे, सबका रोना धोना शुरू हुआ, सबने बोला अभी मैं तो जा रही हूँ, मुझे शो छोड़ के जाना है, मुझे घर जाना है। मैंने कभी ये सब नहीं किया क्योंकि मेरे लिए ये सब बहुत नॉर्मल। मैं बाहर जो चीज़ें देखती हूँ ना, जो चीज़ें मैं देखती हूँ, मेरे लिए तो घर में सब बचकाना चीज़ें मुझे बचकानी लगती थी। मैं सोचती लोग अंडे के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, अंडों के लिए भी लोग लड़ते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, कोई दूध के लिए लड़ रहा है, कोई खाने के लिए लड़ रहा है। मैं सोचती अच्छा ऐसा भी होता है। बाहर तो बाकी चीजें खत्म होगी जो दुनिया में दूसरी, अरे दुनिया मतलब दुनिया में ऐसा भी होता है। तो मुझे, मैं थोड़ा ना मजे भी लेती थी वहाँ पे जाके, मैं तो एक्सपीरियंस के लिए गई थी, तो मैं मजे लेती थी। जीडीपी कितनी है वो नहीं, अंडा यार मेरा एक ट्रे रह गया, अंडा दो मुझे, तो मैं मजे लेती थी। अच्छा ऐसा हो रहा है, मैं डिफरेंट पर्सनालिटीज को देख रही थी, तो मैं भी सोचती अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। बाहर तो मैं कैसे लड़ती हूँ, यहाँ पे अंडों के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पे रूम के लिए, बेड के लिए लड़ाई होती थी फर्स्ट वीक में, किसी की बेड के लिए। तो सोचती अच्छा ऐसी बचकानी चीजें भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए। पर बाहर जब मैं ऐसे चीजें देख के आई हूँ, तो अंदर मैं ऐसी चीजों से थोड़ी डिस्टर्ब होने वाली हूँ। तो मैं डिस्टर्ब, आपने देखा मैं कभी रोई नहीं शो में, ना मैंने कभी कोई ड्रामा किया, मुझे घर जाना है ये वो, मुझे पता था जब तक हूँ मैं बिंदास हूँ, और मैं अफेक्ट नहीं होती थी कुछ चीज़ों से, क्योंकि मैं बहुत मेंटली सच में माशाल्लाह स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं ऐसे केसेस देखती हूँ। अभी मैं बाहर शो में आने से पहले, बस 2 दिन पहले ही दैट UAPA केस ऑफ नाला सुपारा, वैभव रावत का, उसमें बॉम्ब वाला केस था, मैं वही सॉल्व करके ही मैं बस हाल ही में 2 दिन हुआ था, और मैं ऐसे ही घुस गई। सुबह मैं कोर्ट में थी, आर्ग्यूइंग इन माय ब्लैक कोट इन द कोर्ट, एंड देन इन द इवनिंग आई एम इन बिग बॉस हाउस। दैट्स हाउ आई एम एज अ पर्सन। इमेजिन हाउ बोल्ड वन कैन बी, कि बिना सोचे समझे ओवरनाइट आई डिसाइडेड ठीक है मैं शो करूंगी। मैंने बोला ओके हाँ, जबकि पहले मैं ना बोल रही थी, और फिर मेरे हाँ के वजह से किसी को होल्ड पे भी रख दिया गया था। ऐसा भी हुआ था कि मैंने हाँ बोल दिया तो सडनली फिर थोड़ा अप एंड डाउन हुआ। बट व्हेन आई वेंट इनसाइड द शो, तो फिर मैं घुस गई, तो मैंने सोचा चलो अब जब तक हूँ मैं रहूँगी, भिड़ूंगी, जो भी है, जब तक जैसा रहेगा वैसे रहूँगी। बिल्कुल। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस भी एक अलग एक्सपीरियंस था, यू नो। देन यू गेट एनरिच्ड विद दीज एक्सपीरियंसेस आल्सो, देन यू कम अक्रॉस डिफरेंट पर्सनालिटीज। आपको पता चलता है कि आप अपने पेरेंट्स से दूर इतना टाइम तो मैं कभी नहीं रही हूँ, एंड अमंग्स बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो भी ऐसे अलग अलग। हाँ, मैं तो कितने बार आपने देखा मैं चुप रह गई एक जगह कोने में लेके मैं मजे ले रही हूँ, अच्छा ऐसा भी होता है, ओके, दिस डजंट नीड माय रिएक्शन, आई डोंट वांट टू डिग्निफाई दिस विद अ रिस्पांस, आई विल जस्ट सी एंड एनालाइज। अच्छा दूर ऐसा अच्छी हूँ, हाँ दूर अच्छी हो तुम लोग करो, तुम कैमरे के लिए लड़ो ऐसे। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था, आपने बताया अपनी जर्नी को लेकर, तो मैं एक पूछना चाहूँगा लॉयर, क्योंकि लड़कियों का लॉयर्स के लेके डिफरेंट लोगों का माइंडसेट है, क्योंकि
काफ़ी अलग अलग प्रोफेशन, अब तो बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर, अब तो ये सब खत्म हो गया, लेकिन अब एक डाइवर्स एक दिमाग में लोगों फाइनली पेरेंट्स के आ गया है कि अब उसके अलावा भी है। लेकिन लॉयर्स लड़कियों को ईजिली ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो मतलब बोलते नहीं हैं, इतना इनिशिएट नहीं करते कि आप इस तरह। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अंदर कोर्ट रूम का किस तरह से माहौल रहता है, और आपने तो इतने सारे केस, अब यू हैव बीन विद मर्डरर्स इनसाइड द कोर्ट रूम, आप तो पूरा सामने देखते होंगे, अच्छा इसने इतने मर्डर कर रखे हैं जी, ये वो कैदी नंबर 420 है वो इनसाइड तारीख, अब तो तारीख वाला भी सिस्टम रहा नहीं, अब तो हमारा काफ़ी अच्छा जुडिशरी सिस्टम हो गया है, इंस्टेंट डिसीजन आते हैं। तो अभी अंदर का कैसे रहता है, क्योंकि हम तो सिर्फ टीवी पे देख पाते हैं। तो वही बहुत ज़रूरी है क्लैरिफाई करना कि वो ऐसी फिल्मी दुनिया नहीं होती है सच में लॉ में गाइस। वो आप फिल्मों में जो देख के पले बड़े हो कि हाँ अरे सन्नी पाजी वाला तारीख पे तारीख मेरी अदालत 10 बजे के बाद, दया की अदालत रात में 10 बजे के बाद शुरू होती है, वैसा नहीं हो सकता। या नो एफआईआर, नो फैसला ऑन द स्पॉट। वैसा तो बिल्कुल नहीं। और स्पेशली कभी तो कोई फिल्मों में तो कुछ भी दिखा देते। कोई फिल्मों में तो मैंने देखा है, कोई फिल्म थी जिसमें मैं देख रही हूँ हाई कोर्ट में ट्रायल चला रहा है कोई भाई साहब, कोई तो हीरो है जो हाई कोर्ट में ट्रायल चला रहा है, और जबकि सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलते हैं, मतलब वो लोग देखते भी नहीं है। वो बुला रहा है कैदी को और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में दिखाया जा रहा है। मैंने सोचा कि अगर इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो यार, अच्छी रिसर्च करके भी आया करो कभी कभार। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रोजेक्शन दिखा रहे हो हमारे लीगल प्रोफेशन का या अदालत का, तो प्रॉपर रिसर्च करके आप अच्छी फिल्में बनाओ और दिखाओ। पर बिल्कुल फिल्मी तो नहीं होता, हाँ, लेकिन वो एड्रेनलिन रश तो मुझ में तो है कि मुझे मिलती है, बिकॉज लॉ इज़ माई पैशन। तो यू नो मुझे बहुत एवरी डे फॉर मी एक्चुअली आई फील लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम। व्हेन आई वेक अप इट्स लाइक ओके गोइंग टू कोर्ट इज आई एम परस्यूइंग माई ड्रीम। दो वहाँ पे कोई ग्लैमर नहीं है और ऐसा कुछ, जैसे आई सेड यू नो ओवरनाइट स्टार नहीं बनी हूँ मैं कोई फिल्म करके। मैं धीरे धीरे मैंने अपने करियर से लीगल प्रोफेशन में से ही मुझे फेम मिला है। तो वहाँ पे भी दैट यू नो दैट वर्क टायरलेसली इन द कोर्ट एंड यू नो सडनली आफ्टर दैट पैन इंडिया फेम ऑल्सो कम बैक टू कोर्ट एंड देन अगेन यू नो कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली विदाउट गेटिंग कैरिड अवे विद द फेम, और या फिर वहीं पे घुस के वहीं पे पीछे भागना। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ईजी, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज लॉ इज माई पैशन ऑनेस्टली। सो वो वैसा होता है कि फिल्मी तो बिल्कुल नहीं होता है, मगर सीरियस एटमॉस्फेयर रहता है। मगर यस, कोर्ट के अंदर अपने थोड़े वैसे तो कोर्ट के अंदर भी थोड़े कुछ तो ऐसे यू नो ऊपर नीचे चीज़ें होती है कि कभी कोई दलीलों में कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है समटाइम, एंड देन फिर ऐसा होता है कि अच्छे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, तो अच्छा माहौल अच्छा रहता है। इवन यू नो देन जुडिशरी भी बहुत ऑफ कोर्स आई हैव सुप्रीम फेथ इन द जुडिशरी ऑल्सो, कि बहुत अच्छे तरीके से वो लॉयर्स को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं हमें, स्पेशली यंग लॉयर्स को भी इनकरेज किया जाता है। तो अंदर का भी माहौल बहुत अच्छा रहता है। दो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट तो बहुत स्ट्रेसफुल है, सिचुएशन बहुत ये रहता है, मगर हमारे वो इंटेलेक्चुअली हम आपस में ही ग्रो होते हैं कोर्ट रूम में। अगर इवन इफ आई एम नॉट आर्ग्यूइंग, मेरे आर्ग्यूमेंट किसी के बाद है, पर पहले भी मैं किसी का सुन रही हूँ, तो आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन एवरी डे। in my profession there is a learning every day. I तो will say that till the age of 90 also there's a scope of learning in this profession. The more you learn, the more you grow. And that knowledge is like how you know, मतलब नॉलेज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ऑनेस्टली, एंड इन लॉ देयर इज नो एंड ऑफ इट। मतलब जितना आप सीखो, जितना हर रोज़ सीखने के लिए कुछ है एंड हर रोज़ ग्रो करने के लिए कुछ है, और उससे फिर आप एक अलग ही लेवल की थिंकिंग होती है आपकी। मतलब लीगल प्रोफेशन, मतलब मुझे वो जो पावर, जो मैं बचपन से, जैसे मैंने कहा यू नो मैं अपने फादर को देखती थी, वो पावर, वो स्टैचर, तो वो चीज़ एक प्रोफेशन के साथ आता है। फिर बाद में आपको प्रोफेशन के साथ जैसे जैसे आप नॉलेज में ग्रो करते हो, आप एवरी डे आप कोर्ट में डे इन डे आउट आपको खुद की, आपको फिल्म के एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। आप जब रियल लाइफ एंटरटेनमेंट आप देखें, केस इज आल्सो एवरी डे यू आर डीलिंग विद एक्शन है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, एक्चुअली मर्डर है, और रियल लाइफ है। दिस इज रियल लाइफ, नॉट इवन रियल एक्चुअली। इनफैक्ट यू नो देयर इज दिस केस वेयर जहाँ पे बहुत पब्लिक बायस और ओपिनियन था अगेंस्ट इवन मी हैंडलिंग दिस केस, बिकॉज यू नो सी आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं राम जेठमलानी के बारे में सुन के मैं बहुत बड़ी हुई हूँ। उनके बारे में मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ। राम जेठमलानी के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि whatever cases used to handle used to always get judged by those cases. Always कि हाँ ये जैसे जेसिका लाल केस हो गया, तो he used to be always termed as oh devil's advocate, ये सब कहा जाता था। तो वो मैंने भी of course मैं इंस्पायर्ड तो हुई हूँ। तो मेरे भी करियर में बहुत यंग एज में मुझे ऐसे केसेस मिलने लगे जहाँ मेरे अगेंस्ट भी जजमेंट पास होते थे, हुए कि ओके शी डिफेंड्स दीज क्रिमिनल्स एंड यू नो डेविल्स एडवोकेट. Like especially in this one case where one guy who was allegedly accused of killing his girlfriend, cutting his girlfriend into pieces. I defended him and I got him out by putting forth pivotal facts before the court that the woman who is the bones which are found are, I mean जो bones मिले वो bones के आज तक
उसके DNA मतलब भी नहीं मैच हुए विद द, कभी एफर्ट भी नहीं लिया गया टू इवन सी दैट द DNA ऑफ द बोन्स whether they match with that of the first hair of the family of the deceased. तो how can you say that these bones are of that of the deceased? ये भी आप कैसे बोल सकते हो कि ये वही गर्लफ्रेंड के बोन्स हैं जिनको कट किया गया? So this could be a case of corpus delicti. How can you even say that these are those bones? या ये आज तक ये भी प्रूव नहीं हो रहा है कि इन्होंने उसको मारा भी है कि नहीं. So why is he languishing? He is behind the bars since 1.5 years. Why is his life at stake? आप क्यों ये क्या वो बाहर वो कल को एक्विटल होगा तो will you be able to restore his number of years? वैसे मीडिया बायस, मीडिया परसेप्शन जैसे आपने बोला, मुझे तो हर बार डील करना पड़ता है बिकॉज ऐसे केसेस जैसे इंद्रानी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तब ये केस उछाला जाता था मीडिया में. मैं एक स्टूडेंट थी, लॉ स्टूडेंट, तो मैं भी देखती तो मैं भी सोचती थी हाँ शायद किया होगा क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी शायद मीडिया से बायस, ऑफकोर्स मीडिया पब्लिक ओपिनियन तो फॉर्म होती है, तो तब मैं खुद एक स्टूडेंट थी तो मैं खुद भी मेरी थिंकिंग इतनी इवॉल्व जो हो जाती है आफ्टर यू बिकम अ लॉयर, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. So when me as a kid I was thinking like as a student, okay, this could be a probability, but once I became a lawyer and then when she approached me to take up her case, so even I was initially I was saying I told her I'm not going to take up your case until I go through the papers. Let me go through the papers, let me see whether I can actually take up your case or so. ऐसा नहीं कि उन्होंने approach किया तो मैंने बोला हाँ. I said you send your files across. Then I went through the charge sheet and when I felt that okay, when I felt that okay, after going through the evidence, after going through the witnesses deposition, and after going through a lot of things, you know, like her prolonged incarceration and everything, and her ailments and a lot of loopholes in medical forensics, और जो उनके केस में थे बहुत सारे जो चीज़ें मैंने देखी, पूरा उसको मैंने एक तरह अपना पूरी खुद की रिसर्च तैयार करा और फिर जब मैंने रियलाइज दैट ओके दिस इज अ फिट केस आई कैन गेट हर आउट, आई बिलीव दैट शी इज इनोसेंट, दैट्स द टाइम आई टुक अप अ केस. इनफैक्ट मेरे आने से पहले काफ़ी लॉयर्स के पास ये फाइल्स घूम चुकी थी, उनका केस उनके बेल रिजेक्ट हो चुके थे, बट द मोमेंट शी एंगेज्ड मी एज अ लॉयर अबाउट 3 months prior to her release, I decided that I'm going to get her out, and that's what I told her, I'm going to get you out no matter what. And she told me, you get me out, and when you get me out you come and receive me personally, that's what I want from you. So I said okay, and then I got her out. I went to Supreme Court, then उस वहाँ पे उनकी बेल कराई. फिर जब मैं आई और मैं सच में उनको पर्सनली लेने आई थी, अपने बिजी स्केड्यूल को छोड़कर अपनी कार में मैंने उनको रिसीव किया और उनको लेकर आई. और फिर उनके घर में भी जब हम उनके एंट्री कर रहे थे तो उनसे चाबी नहीं खुल रही थी, तो खुल रही नहीं बोली सना, तो मैंने खोला तो खुल गई. बोली बस आप ही हो. केस की भी और घर की दोनों चाबी खुल गई. हाँ तो वो हुआ. एंड देन माशाल्लाह से आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी माय क्लाइंट्स ग्रोइंग नाउ. आई एम सीइंग नाउ शी इज एन ऑथर आल्सो, शी इज रिटन हर ओन बुक, शी इज डूइंग सो वेल नाउ. You know, imagine 6.5 years behind the bars, and now you see how she's doing so well. Now she's written her own book and she's writing another book, and you know I feel so happy that now she's leading a beautiful life. So बिल्कुल. that's और important. मैंने पहले बोलते थे कि डॉक्टर्स को फरिश्ता कहा जाता है, अब लॉयर्स को भी फरिश्ते का एक रूप है, अब क्योंकि नहीं एक्चुअली लॉयर्स खुद अपने आप में किसी की लाइफ, आई एम आल्सो सेविंग समबडीज लाइफ ओनली, इनफैक्ट आई एम गिविंग देम अनदर लाइफ. ऐसे ही और लॉयर्स हमें चाहिए. हमें मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी कितना कुछ जानने को मिला, क्योंकि पहली बार मतलब आई एम इंटरव्यूइंग अ लॉयर और काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला और इंस्पायरिंग भी है आपकी जर्नी. और हर एक केस आपका एक इंस्पायरिंग है, क्योंकि जो भी आपको अगर बडिंग कोई लॉयर भी देख रहा है जो आपके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि आप भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, मतलब खुदा का काम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मैं 70% जो रेप केसेस होते हैं वो फेक होते हैं. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अफेयर है, बहुत लंबे टाइम से अफेयर चल रहा है, जैसे ही अफेयर रिलेशनशिप सार हुआ इमीडिएटली अरे रेप केस फाइल करो. ऐसा इतना कॉमन हो गया है. जब ऐसे केसेस मेरे पास आते तो आई तो लाइक वेहीमेंटली टेक अप द केस फॉर द गाय, एंड आई बिकॉज यू कांट से मिसयूज law. Our law, Indian law is women oriented. I mean I believe I know that, and it's a good thing, but then you don't misuse the law and don't use law as a tool to misuse the judiciary. Because you know 498A जैसा आप देख लो, dowry cases, how so easily these sections are misused left right center. कुछ हुआ नहीं, अनबन हुआ नहीं पति पत्नी में, अरे इस पे 498 लगा दो, अरे कुछ हुआ नहीं डोमेस्टिक वायलेंस लगा दो, अरे दिस इज नॉट हाउ मैरिजेस वर्क. और ये भी है कि बीच में जब जैसे कोई लड़की का रेप हुआ है तो उसके लिए एक आपके इमोशंस हैं कुछ और किसी लड़के का हो गया तो वो तो लोग हंसे, पुलिस वाले और कहीं सारे हंसते कह रहे हैं अबे कहाँ रेप क्या होता है, लड़कों को क्या कौन सा रेप होता है ये वो. तो ये अब जाके चीज़ें आ रही हैं, अब जाके उठ रही हैं, जब सोशल मीडिया की पावर है, सब कुछ है, तो अब जाके किसी इस पे भी एक प्रकाश डाला जा रहा है. नहीं तो पहले तो इस तरह के केस तो ऑलरेडी दब जाते थे आने से पहले ही कोर्ट में.
तो मतलब ये भी एक हमने एक सक्सेस है कह सकते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में कि इस तरह के लॉज उन्होंने लाए हैं जो कि लड़कों की तरफ से भी एक है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अगर बराबर आप कहते हो। there is a provision, you know, there is a provision under section 482 of CRPC where you can quash the proceedings in the High Court. जब कोई FIR होता है, लॉज होता है लड़के के खिलाफ जब भी, तो जब मेरे पास आते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उन्हें छुड़ाती हूँ या ये बेल कराती हूँ, फिर मैं रिट पिटिशन भी हम फाइल कर सकते हैं. देयर इज अ रेमेडी टू फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट टू गेट दीज प्रोसीडिंग्स क्वॉश्ड अगेंस्ट दीज इंडिविजुअल्स. एंड हमारे हाई कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ऐसी ऐसी प्रोसीडिंग्स क्वॉश की है विद ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशंस कि कैसे 498 डाउरी प्रोविजंस मिसयूज किया जा रहा है, कैसे 376 व्हिच इज अ रेप केस ये मिसयूज किया जा रहा है. बाय ऑफ कोर्स इसे लॉ को ऐसा टूल मत बनाओ टू मिसयूज इट एंड टू एक्चुअली डोंट प्ले सिंपैथी कार्ड. ये चीज़ बहुत क्लियर अनइक्विवोकल टर्म्स में हमारे हाई कोर्ट ने टाइम एंड अगेन हाई कोर्ट हैज हेल्ड इन नंबर ऑफ जजमेंट्स जहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स क्वॉश हो जाती है, केस को खारिज कर दिया जाता है, वो FIR ही रद्द हो जाती है बाद में. तुम करो, ये लड़कियाँ कुछ लोग करते हैं बट फिर बाद में अल्टीमेटली उन पे कॉस्ट भी इम्पोज होता है हाई कोर्ट में. ये केसेस रद्द भी होते हैं जब हम दिखाते हैं कोर्ट में कि हाउ दीज केसेस आर सो बोगस एंड होल्ड नो वाटर. बिल्कुल. आखिरी 2 सवाल फिर हम रैपिड फायर पे चलते हैं. मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे आपने बात की कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ और अब तो काफ़ी ज़्यादा एक हो चुका है क्योंकि बॉलीवुड में भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो फीमेल जो एक्टर्स हैं जो आ रही हैं. अभी कंगना रनावत हाल फिलहाल में BJP से इलेक्शन लड़ रही हैं. अभी इलेक्शन का एक माहौल भी है. तो अगर आप आते हैं सना तो किस पार्टी है, क्या इंडिपेंडेंट आते हैं, कैसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज अभी फिलहाल तो प्रोफेशन इज माई करियर, प्रोफेशन इज माई प्रायोरिटी. तो अभी मैं ये इस चीज़ से लेके कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी. पार्टी ये वो सब चीज़ फ्यूचर में जब मैं ज्वाइन करूँगी तो हाँ यू विल नो दैट, आपको दिख जाएगा. यस. बिल्कुल. आखिरी मेरा ये सवाल है कि आप थोड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपकमिंग जो आपके करने वाले हैं, आप लेके आने वाले, उसके बारे में एक बार ऑडियंस को बता दीजिए. मेरा जो ऑब्वियसली मेरा जो SR के लॉ फर्म है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ, my initial is Sana Rais Khan, so please don't get confused. It is my legal firm. The beauty about that firm is that it deals with several branches of law. It's not just limited to criminal law, guys. I deal with several other branches of law, which also extends to property, real estate, NCLT, RERA, arbitration. So it will include several other branches of law all under one roof. It's like a boutique legal firm. तो इट्स ऑफ कोर्स मैं चाह रही हूँ कि क्लाइंटल के लिए कंफर्ट रहे सब कुछ एक ही साथ. तो नाउ राइट नाउ दैट वर्क इज अंडर प्रोसेस. वो इवन माय ऑफिस इज आल्सो अंडरगोइंग द इंटीरियर प्रोसेस, वहाँ पे भी इंटीरियर चल रहा है. सो इंशाल्लाह एवरीथिंग होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाए एंड देन आई विल बी लॉन्चिंग इट प्रॉपर्ली इन द मंथ ऑफ जुलाई. So and I hope that with support of everybody, I hope that firm does well. बिल्कुल. अब रैपिड फायर करते हैं. इसमें है कि 2 मिनट 20 क्वेश्चंस. तो अब आपके ऊपर है कितना आप तेज इसको करेंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट थिंग यू डू एज सून एज यू वेक अप. I brush my teeth. ओके ठीक है. ये थोड़ा सा कि आपके प्रोफेशनल इससे हट के है. आप आंसर करना चाहे तो बताओ. एट व्हाट एज यू स्टार्ट डेटिंग. I'm not going to answer that. ओके ठीक है. तो ये अभी थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन योर आउटफिट. मतलब क्या भी आज अपने ब्रांड पहना है, क्या पहन के आज क्या ब्रांड पहना है आपने? ये शूज लुई विटॉन का है. ओके. ये ज़ारा का है. वॉच रोलेक्स की है. प्राइस मैं नहीं बताऊंगी, करोड़ों की बैट रखी है वहाँ पे खुद. ठीक है. इफ नॉट लॉयर देन व्हाट. अभी तो एंटरप्रेन्योर तो मैं बन ही रही हूँ. आई एम डॉनिंग दैट हैट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो ऑफ कोर्स बिजनेस वुमन व्हिच आई एम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू. ओके. इफ नॉट लॉयर देन आई मीन आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग एल्स. आई टोल्ड यू आई एम लिविंग माय ड्रीम. लॉ इज माय पैशन. So I can't think anything beyond. But of course I am multi-talented, so I have several other options also open. अगर नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ में तो मैं जुगाड़ कर ही लेती. बिल्कुल. पहला केस आपका कौन सा था और क्या था, आपको याद होगा तो? हाँ, पहला केस भी मेरा मर्डर केस ही था. मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस था और वो भी सबसे फर्स्ट ही था. तो ऐसा नहीं है बट एफर्ट मतलब विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस I managed to get a positive order in that case in the very beginning of my career also. Okay. So mashallah say that, and in fact that was also a very high profile case. So उससे भी मतलब उसके बाद फिर वो word of mouth से भी बहुत आगे गए. Okay. Lowest moment of your life, यानी low key moment of your life. Lowest moment मतलब ऐसा कोई lowest moment तो ये है कि honestly कभी कभी तो ऐसा होता है ना that when you sometimes बहुत ज़्यादा overworked होते हो, कभी बहुत वर्क से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस रहते हो. बट
यस जैसे मैंने कहा जब मेरी क्लाइंट जिसको मैंने बाहर निकाला, जब उसका मर्डर हो गया, वो जब मैंने सुना तो वो एक टाइम था जब मैंने एक्चुअली आई फेल्ट वेरी लो, क्योंकि मैं उसको जब मैं निकाली थी, मैं बहुत उम्मीद से उसको निकाली थी। मुझे लग रहा था कि उसने कहा था उसको लॉयर बनना है, उसको खुद आगे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत होपफुल थी कि उसको भी मैं बढ़ते हुए ग्रो करते हुए देखना चाहती थी, जैसा मैं अपने दूसरे क्लाइंट्स को देखती हूँ। So I really viewed her future as a very positive, bright future because she was also very intelligent. But when that did not materialize and then she was murdered brutally, so of course वो time पे मैं थोड़ी low phase में थी, and you know right after coming out of that show, that reality show where again you know your life is very chaotic. It takes you time to actually get back to normal, you know, and get back into the normal phase. उस टाइम पे भी थोड़ा ऑटोमेटिकली हर इंसान थोड़ा हिला हुआ रहता है। शो से बाहर आने के बाद हर इंसान को थोड़ा टाइम लगता है टू गेट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज यू आर कट आउट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, और हर चीज़ से बहुत टाइम के लिए आप 24 आवर्स, इनफैक्ट अगर आप I'll tell you, अगर आप 48 आवर्स सबसे कट जाओ और आपको नहीं पता चलेगा अभी 1 बज रहा है या 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, पूरे दिन में क्या हो रहा है, अगर आपको एकदम पता ही नहीं है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, तो 48 आवर्स में आप देखना आपके साथ क्या होगा। आप खुद थोड़े से थोड़ा होता है वो हर इंसान के साथ जो ऐसे शो में जाता है तो होता है। तो ऑफकोर्स व्हेन यू कम आउट इट टेक्स यू अ वाइल टू एक्चुअली गेट बैक टू नॉर्मल, और उसी टाइम पे उसका मर्डर का न्यूज़ सुना था, तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल था, बट आई नो देन आई रियलाइज दैट नो मैटर व्हाट, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, वो डेस्टिनी भी होती है, और अल्टीमेटली ये है कि मतलब देन यू ग्रो विद दीज एक्सपीरियंसेस। ये सब मैं देखकर मैं सीख रही हूँ, मैं और आगे बढ़ रही हूँ, मुझे पता है लाइफ में पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब ये सब तो फिर होता ही है मेरे प्रोफेशन में, तो आई विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सच थिंग्स। बिल्कुल। फर्स्ट पे चेक कितने का मिला था याद है? ठीक है, ये कैसा सवाल है? मतलब याद हो फर्स्ट पेमेंट की, पहली कमाई लाइफ की? बहुत अच्छा पेमेंट था ये मैं बोल सकती अच्छा हूँ। ठीक है, पहला ही मतलब। ओके। लास्ट पर्सन यू डीएम्ड? DM'd on? इंस्टाग्राम? You know the beauty about me is I'll say it, I don't use Insta honestly, and इसलिए मेरी लाइफ तो इतनी ज़्यादा सॉर्टेड है अच्छा। क्योंकि मैं इंस्टा पे एक्टिव ही नहीं हूँ। मतलब आई हैव एन इंस्टा अकाउंट, पर जो मुझे पोस्ट करना रहता है पर्सन हु हैंडल्स इट, सोशल मीडिया मैनेजर है। हाँ वो दे पोस्ट, बट अल्टीमेटली बिकॉज वहाँ पे इतना क्योटिक ये वो, बाकी मुझे तो मेरा काम ऐसा है, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, एप्लीकेशन ऑफ माइंड रहता है, तो आई एम नॉट रियली दैट एक्टिव ऑन इंस्टा। मैं इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे ना देती हूँ, ना स्पेंड करती हूँ, ना वेस्ट करती हूँ। सो इवन फॉर द बडिंग लॉयर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स also, please guys, so that should be inspiring you. पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सोशल मीडिया पे टाइम मत वेस्ट करो। For those people who are using social media as a platform to grow their business constructively, that's a different thing. But for us lawyers, social media से इतना हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है लिखना, हम लोग को अल्टीमेटली तो मैं इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करती हूँ डीएम में। हाँ, व्हाट्सएप इफ यू टेल मी, सो द लास्ट व्हाट्सएप वाज टू माय बेस्ट फ्रेंड। ओके। श्रीराम। ओके। एनीथिंग यू बैड एट? Anything you bad at? Bad at? Bad. That तो मतलब I have not discovered any such thing. Being fake? हाँ, being fake, absolutely. Yes, see, you're so brilliant. I don't need to think about that. But I can't be fake. Okay, ये मेरा मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने बनाया कि what is your वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ? वाह पापा? हाँ, मतलब आपने बोला मतलब अपने आप में बैठ के कि वाह पापा क्या लाइफ है, मतलब ऐसे सोच के रात को 2 बजे अकेले बैठ के मतलब कुछ करा है मैंने यार लाइफ में ऐसा। पता है किसी एक मोमेंट को या एक चीज़ को ना क्रेडिट देना भी इट वुड बी वेरी मतलब अनफेयर। ऐसे सेवरल मोमेंट्स होते हैं, ऐसा एक मोमेंट को मुझे कोई याद नहीं, बट सेवरल मोमेंट्स और सेवरल क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ओनली वन थिंग एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि एक चीज़ एक मोमेंट हो, एक सक्सेस से आप कैरिड अवे नहीं हो सकते हो। फॉर मी इट शुड बी अ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस, बिकॉज मेरे लिए ऐसा है कि मेरी लाइफ ऐसा है कि एक केस हुआ, एक केस में अचीव किया तो ये नहीं कि खत्म, देन नेक्स्ट केस, उसके बाद नेक्स्ट मतलब देन यू हैव टू कीप मूविंग नेक्स्ट। इनफैक्ट मैं ऐसी हूँ कि मैंने बिग बॉस का शो भी किया, आज तक मैंने कोई एपिसोड भी नहीं देखे अपने। मतलब आई एम ब्लेस्ड टू बी सो बिजी ऑल्सो इन लाइफ टू नॉट इवन गेट द टाइम टू वॉच इट। बट फिर मैं निकलने के बाद मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि अब हो गया खत्म, अब नेक्स्ट जस्ट गेट बैक इनटू योर वर्क, गेट बैक टू प्रैक्टिस एंड देन नेक्स्ट दैट्स हाउ इट शुड बी। सो एक पर्टिकुलर चीज़ को बोलना हर एक मोमेंट ही मतलब हर एक मोमेंट नहीं, बट सेवरल मोमेंट्स, ऑनेस्टली नॉट वन पर्टिकुलर मोमेंट नहीं, बट सेवरल ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में आए जहाँ मुझे ऐसा लगा कि वाओ मतलब नाइस सना, यू डिड इट। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 AM फ्रेंड ऑफ योर्स? 2 AM फ्रेंड ऑफ माइन, यस ही इज आल्सो लॉयर, 2 AM फ्रेंड, हाँ, एंड बाकी माय ब्रदर आल्सो। पहली गाड़ी या पहली कोई भी आपने व्हीकल अपनी कमाई से खरीदा हो, कौन सा था? मर्सिडीज पहली जो मेरी, हाँ, कार मैंने अपनी अर्निंग से, जो भी है मैं इनफैक्ट मैं सब चीज़ अपनी अर्निंग से ही करती हूँ।
I never seek my father's help for anything. In fact, even I started my own practice also on my own, everything on my own without seeking his help. तो ऐसा नहीं है कि मेरे प्रोफेशन में कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है मेरे साथ मेरा सब कुछ मैंने खुद अपने ही हाँ अपने हाँ, मैं नहीं हूँ, मैंने सब चीज़ अपने खुद के दम पे किया है। और यहाँ पे तो ऐसा होता भी नहीं है कि किसी के रिकमेंडेशन से कुछ मिल जाए। मेरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, मेरे प्रोफेशन में काम के बेसिस पर, ऑर्डर के बेसिस पे ही मिलता है काम, तो वो चीज़ है। तो व्हाट इज योर फेवरेट गो टू फैशन आइटम? फैशन आइटम मतलब क्या पहन के, मतलब कि ये मेरा फेवरेट है, ये तो मैं कभी भी पहन के जा सकती हूँ। कोई फैशन सनग्लासेस लाइक दैट, आप मतलब होल सोल जो भी आप बताना चाहो, मतलब आउटफिट आउटफिट और एक्सेसरीज लाइक व्हाट, आउटफिट कोई भी जो भी आपको लगता हो पूरा। मतलब सन ग्लासेस ऑनेस्टली इफ़ यू वेयर, तो ऐसा है कि आप कभी भी जैसे भी मूड और सन ग्लासेस पहन लिया फेस ज़्यादा छुप ही जाता है, दिखता नहीं है ज़्यादा। एंड यूजुअली हाँ, और मैं बूट्स और शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ मैं बहुत पहनती हूँ। मैं कंफर्टेबल शूज़ मैं ज़्यादा पहनती हूँ। मैं आप मुझे स्टिलेटोज़ में ज़्यादा नहीं देखोगे, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ इसमें मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आज भी शूज ही हाँ, स्पोर्ट्स शूज़। और बाकी ड्रेसेस तो मुझे गाउन्स या ऐसे हाँ फ्लोई ये सब चीज़ें, मतलब बहुत टाइट में मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि यूजुअली मैं कोट में भी वाइट, हम लोग के वाइट एंड ब्लैक अटायर रहता है, तो वाइट गाउन्स या वाइट वाइट फॉर्मल्स जो भी रहता है, बहुत फ्लोई और बहुत कंफर्टेबल लूज सा वैसे। खुद को एंटरटेन कैसे करती हैं सना? हाँ, अपने आप मिरर के सामने कभी कभी खुद ही डांस करती हूँ मैं। सिंग, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, सो आई सिंग ऑल्सो एंड आई फील वेरी सूदिंग, दैट सूदिंग। सुना दो 2 लाइनें अब तो। 2 लाइन ना सर? नहीं 4 सुना दो। अच्छा मतलब ऐसी लाइन में सिर्फ 2-3 लाइन ऐसे। हाँ, जो आपका फेवरेट कुछ गाना हो कुछ। ओके। हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा, मेरे यारो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। क्या बात है, नाइस यार, आप तो क्या कहते हो। नहीं मतलब ये रियलिटी भी है, अपनी जिंदगी ऐसे ही जियो जैसे आखिरी है। 4 दिन की जिंदगी या चौथा दिन, नो वन नोस क्या कल सुबह क्या होगा। बिकॉज आई एम तो सीइंग इट एवरी डे ना, कि क्या क्या हो रहा है लाइफ में, दुनिया में क्या क्या होता है, कौन कब किसके साथ क्या करता है, क्या हो जाता है, यू नेवर नो। इनफैक्ट आई सी ब्रूटल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ ना, कैसे 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 रिश्ते बदलते हैं अपने ही फैमिलीज में, और अपने ये सब एलिगेशंस लगते हैं। सो यू सी ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू ऑफ कोर्स। सबसे ज़्यादा डर मतलब किससे लगता है, बिगेस्ट फियर आपको अपनी लाइफ में, डरती किससे से ना, कि किन चीज़ों से? इंसान या क्या? मतलब वैसे ही किसी को खतरा होता है कि ये मेरे से, अगर ये इंसान मुझसे छूट जाए वो एक डर, या किसी को होता है ये मेरी लाइफ से चले जाए एक डर, तो आपको किससे डर लगता है? डर मतलब जाने का तो ऑब्वियसली, मतलब मैं पेरेंट्स तो ये है कि माई मॉम इज़ माई सपोर्ट सिस्टम ऑनेस्टली, शी इज़ अ हाउस वाइफ। और जबकि पर मुझे ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ से ज़्यादा बड़ा काम कुछ है ही नहीं। हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और बहुत अंडररेटेड लगता है हमें कि अरे वो तो हाउस वाइफ है, बट वो सच में पूरा घर चला रही है, और वो घर चला रही है इसलिए हम लोग बाहर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सुकून हमें मिलता है घर पे आने के बाद, कि मेरी मम्मी है जो मेरा पूरा घर देखती है, तो इसलिए मैं बाहर काम कर पाती हूँ, मेरे फादर बाहर काम कर पाते हैं। तो ऑलवेज वो तो अंडररेटेड रहता ही है। बट मेरे हिसाब से तो हम जो वर्किंग वुमेन होती है, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हाउस वाइफ्स ऑल्सो इक्वली, इनफैक्ट फार मोर, बिकॉज दे आर एबल टू पुल इट ऑफ। इट्स नॉट ईजी गाइज, मतलब सब लोगों को लगता है हाउस वाइफ है, अरे नहीं, ईजी नहीं है हाउस वाइफ बनना, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। वो अगर आप वो भी बोलो, हाँ घर को घर बनाते हैं बोलो, तो वो ऑफ कोर्स ये तो है ही। पर डर, जैसे डर मेरे मतलब मैं अपने फादर से डरती बहुत हूँ बचपन से ही, बहुत डरती हूँ मैं, क्योंकि वो खुद लॉयर है, बहुत स्ट्रिक्ट रहे, तो पर कंजर्वेटिव नहीं है माशाल्लाह। इफ़ यू सी, आई एम फ्रॉम अ मॉडर्न फैमिली, तो वो कंजर्वेटिव तो नहीं है, बट लेकिन वो एजुकेशन को बहुत हमेशा एम्फेसाइज करते हैं। उनका हमेशा था कि जो भी है, यू डोंट नीड अ डिग्री टू जस्ट फॉल बैक ऑन। लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे डिग्री लेते हो टू फॉल बैक ऑन, यू नीड अ डिग्री सो दैट यू एक्चुअली यूटिलाइज इट एफिशिएंटली इन योर लाइफ। तो वो माशाल्लाह वो बहुत मुझे वो थिंकिंग और मेंटालिटी बहुत वर्क किया है मेरे लिए। तो फादर से मुझे बहुत डर लगता है कि मैं अभी भी आज तक अभी ऐसा होता है कि मैं उनसे एकदम डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं करती हूँ। अभी भी फ़ोन आता है, मेरे फ्रेंड्स देखते हैं ना, मैं कहीं हूँ, फ़ोन आता तो मैं देख के सडनली उठ जाती हूँ, बोलता है अरे बाजू में नहीं है, ही इज जस्ट कॉलिंग यू, पर मैं उठ जाती हूँ खड़ी होकर कि अच्छा पापा है। तो ऐसे वो डर मुझे है, हाँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दैट फियर इज देयर।
वो होना भी चाहिए। हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई ऑनेस्टली हैव नो फियर ऑफ लूजिंग एनीबडी, क्योंकि आई बिलीव कि जिसको जाना है वो जाएगा, whoever is meant to go meant to, अगर जाना है जाएगा, और जिसको सच में रहना है तो वो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज हाँ नो मैटर व्हाट सी सबके लाइफ में अप्स लो मोमेंट हर किसी के लाइफ में आता है, हर कोई कभी अप डाउन तो चलता रहता है, बट द पर्सन हु स्टेज विथ यू इन योर लोएस्ट मोमेंट, इन योर जब आपका अच्छा, जब आप थोड़े लो फेज में हो, अगर वो इंसान आपके साथ रहे तो आई बिलीव दैट पर्सन इज एक्चुअली योर ट्रू फ्रेंड, तो वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसे, जब मैं ऐसे फ्रेंड्स अगर मेरे लाइफ में हो तो मुझे उनके खोने का डर नहीं रहेगा, बिकॉज इफ दे आर जेन्युइन दे विल नेवर गो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा ये रैपिड फायर का पूरा सेगमेंट, और थैंक यू सो मच सना। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank और you. काफ़ी लोग सीखेंगे, इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से, आपकी जो स्टोरीज रही हैं और जो बातें आप जिस तरह करती हैं, जो मैं पर वो मेरा याद रखना। हाँ, अभी मैं पॉडकास्ट शुरू करूंगी, पहले मेरे बिजनेस सेट हो जाने दो, फिर पॉडकास्ट शुरू करूंगी। तो मेरे को क्रेडिट देना आइडिया का। बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट आपको, और आपको भी बुलाऊंगी मैं अपने हाँ, पॉडकास्ट ठीक है, में। मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों हमारे साथ थे सना रईस खान, हमारे साथ थे, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में एक फैंस के लिए मैसेज जाते जाते। आई मैसेज, हाँ, जो आपको प्यार करते हैं। हाँ, थैंक्स गाइज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड लविंग मी सो मच, एंड ऑनेस्टली आई फील कि मतलब मैं इतना ज़्यादा आउट देयर नहीं हूँ, मैं हर रोज़ ये नहीं कर पाती हूँ, हाँ मैं हर रोज़ ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ, ना मैं ज़्यादा कुछ वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ, ना मैं कुछ रील्स या ये सब नहीं बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट ऑल आउट देयर ऑन डे टू डे बेसिस। आप मुझे मेरे पिक्चर्स भी मैं अपलोड ज़्यादा नहीं करती हूँ, आई नो कि मैं हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, जो वर्क इतना डिमांडिंग है कि मैं ज़्यादा इतना नहीं मैं टाइम निकाल पाती हूँ, पर फिर भी वो दोज आर एक्चुअली देयर, दोज आर एक्चुअली मतलब स्टिल I mean those are my genuine well wishers and admirers, they I hope they understand that I have a life जहाँ पे मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और प्रोफेशनल जो टाइम जो डिमांड करता है, मैं वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ एंड फोकस कर रही हूँ, एंड होपफुली गाइस जस्ट प्रे फॉर मी इंशाल्लाह कि मेरा फर्म इट वर्क्स वेल, माई फर्म ग्रोज, और मेरा फर्म अच्छी तरह से मैं अपने फर्म में और फर्म को और ग्रो कर पाऊँ, और ये SRK लीगल विल बिकम अ yeah, I hope it actually does well. बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपका ये होप है इस एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा। तो ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स को प्यार करते रहें। इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। कैसा था? अच्छा लगा?